नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू बिबियान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइन सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लास पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इनपुट टाइप जी कोड्स के बारे में जो कि हेल्पफुल हैं हमको प्रोग्रामिंग में। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो कोड हमारे पास इनपुट टाइप का आता है वो कोड है G20 और G21। एक्चुअल में कोड जो हम यूज करते हैं मशीन पे इनपुट के लिए वो G21 रहता है, लेकिन इसके जैसा ही एक और कोड है जो सेम ग्रुप का रहता है, इसको हम इंचिट इनपुट टाइप कोड बोलते हैं G20। और इसी तरह से G21 जो कोड रहता है वो मीट्रिक कोड रहता है या फिर इनपुट के लिए कोड रहता है। इस कोड को हम सीएनसी मशीन्स पे इनपुट के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सारा का सारा इनपुट में ही चले, के अकॉर्डिंग ही वर्क करे। इसके बाद एक कोड और आता है दोस्तों G94 और G95। G94 जो कोड है दोस्तों वो फीड के लिए हम यूज करते हैं और G95 भी कोड जो है वो भी हम फीड के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो G94 जो कोड रहता है वो हम फीड के लिए यूज करते हैं पर मिनट के लिए, और G95 जो कोड है वो हम यूज करते हैं फीड पर रिवॉल्यूशन के लिए। अब इनमें से जो कोड रहता है दोस्तों G94 जो है वो मेनली वीएमसी मशीन पे हम यूज करते हैं, जबकि G95 जो कोड है टर्निंग मशीन पे हम यूज करते हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि G94 या फिर जो फीड है पर मिनट में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं पर मिनट से पर रिवॉल्यूशन में या फिर पर रिवॉल्यूशन से पर मिनट में। अब इसमें से जो फीड है G95 ये हम टर्निंग के लिए यूज करते हैं। तो टर्निंग में जो भी फीड हम यूज करते हैं वो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद कोड आता है दोस्तों G90 और G91। ये भी एक इनपुट टाइप का कोड है। G90 जो कोड रहता है वो एब्सोल्यूट के लिए हम यूज करते हैं, एब्सोल्यूट इनपुट है, और G91 जो है वो इंक्रीमेंटल इनपुट है। अब जो G91 कोड है वो इंक्रीमेंटल इनपुट जो है उसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे हमको यूज करना है या नहीं करना है, ये सिर्फ एक इनपुट है। इसमें से कोई भी इनपुट हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो G90 या G91 इन दोनों कोड में से कोई भी कोड हम जो है मशीन पे यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या रहता है कि एब्सोल्यूट जो है इनपुट या फिर इंक्रीमेंटल इनपुट, इनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट कहां पे यूज कर सकते हैं या फिर इंक्रीमेंटल कहां पे यूज कर सकते हैं। इस चीज में बहुत से डाउट रहते हैं लोगों को। तो सबसे पहले इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि इसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहां पे यूज करना है या नहीं करना है, वो आपके अकॉर्डिंग ही है। आप जहां पे चाहते हैं वहां पे आप एब्सोल्यूट यूज कर सकते हो, जहां पे आप चाहते हो इंक्रीमेंटल वहां पे आप इंक्रीमेंटल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक इनपुट है। इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि कहीं एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे ही कोई कोड इसमें से यूज होगा। तो जो अगर आपने कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं, अगर एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग निकाले हैं तो वहां पे G90 कोड आप डाल सकते हो, और इंक्रीमेंटल के अकॉर्डिंग निकाले हैं तो G91 कोड आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि G90 और G91 कोड किस तरह से एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई एक सिंपल सी ड्राइंग रहती है इस तरह की, ये सेंटर लाइन है इस पे, और यहाँ का जो डाया है वो दिया हुआ है, डाया का सिंबल ऐसा रहता है। तो ये डाया है, इसका डाया सपोज करते हैं कि 30 mm दिया हुआ है, और यहाँ के लिए जो डाया दिया हुआ है वो 70 mm दिया हुआ है। अब लेंथ पे अगर बात करें तो यहाँ की लेंथ हम कंसीडर करते हैं 10 और यहाँ की लेंथ हम कंसीडर करते हैं कि 20 है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल से एक ड्राइंग हमने ली है, तो इसमें एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं कि क्या रहते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकालने के लिए
सबसे पहले एब्सोल्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट कोड क्या है, या फिर इंक्रीमेंटल के बारे में पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट की हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स जीरो या फिर फिक्स सेंटर। अगर इंक्रीमेंटल में बात करें तो यहां पे जो 0 0 है ये फिक्स नहीं है, यहां पे ये मूव करता रहता है, इसलिए हम इसको मूविंग भी बोल सकते हैं, मूविंग रेफरेंस या फिर मूविंग जीरो। तो इस केस में क्या रहता है, एब्सोल्यूट में अगर हम जाते हैं तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट चाहे कितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे, सबके सब कोऑर्डिनेट जो है 0 0 से यानी कि सेंटर से ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम जा रहे हैं तो इसी से चेक करेंगे सेंटर से ही कि ये पॉइंट कितना दूर है, और इस पे चेक करेंगे तो भी इसी पॉइंट से चेक करेंगे कि यहाँ से ये कितना दूर है x में और z में। अब बात करते हैं अगर इंक्रीमेंटल की, तो इंक्रीमेंटल में क्या रहता है कि यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 0 0 रहेगा, जब यहां से यहां तक जाएंगे तो ये पॉइंट 0 0 रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो ये पॉइंट 0 0 कहलाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इससे आएंगे ना कि इस पॉइंट से। तो यहां पे क्या रहता है कि जिस पॉइंट से आप चल रहे हो वो उसके लिए एक तरह से रेफरेंस का काम करता है, और नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाएंगे तो इसी तरह से ये पॉइंट इसका रेफरेंस हो जाएगा, ना कि ये पॉइंट रेफरेंस रहेगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि इंक्रीमेंटल अगर रहेगा तो जहां से हम मूव कर रहे हैं, जहां से हम आगे चल रहे हैं, तो वो पॉइंट उसके लिए रेफरेंस का काम करेगा, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम उसके अकॉर्डिंग ही मूव कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले ये ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग किसके लिए है, ये टर्निंग मशीन की ड्राइंग है। तो हम जो प्रोग्रामिंग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो टर्निंग मशीन्स की प्रोग्रामिंग के बारे में हम सीखेंगे। तो टर्निंग मशीन में अगर हम जाते हैं तो मेनली यहाँ पे दो तरह के कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सिस जो है दो तरह की देखने को मिलती है। एक रहता है एक्स एक्सिस और एक रहता है जेड एक्सिस। तो x में अगर चेक करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये इसमें डायरेक्शन जो है आप चेक कर सकते हैं, x प्लस x माइनस z प्लस z माइनस। अब x और z जो है वो डिफाइन किस तरह से आप कर सकते हो, उसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सीधा हाथ रखना है और इसको 90 डिग्री पे, अंगूठे को और इस उंगली को 90 डिग्री पे रखना है। देन जो मिडल फिंगर है इसको इस फिंगर से 90 डिग्री पे रखना है। अब जो तरीका रहता है इसको चेक करने का, हमेशा ये जो एक्सिस है ये x रहेगा, ये y रहेगा और ये z रहेगा। तो तीन एक्सिस ही इसमें रहेंगे मेनली, x, y और z। अब टर्निंग मशीन पे अगर बात करते हैं तो टर्निंग मशीन पे ये x, y, z इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि ये जो z एक्सिस है इसको हम पैरेलल करेंगे स्पिंडल से। तो स्पिंडल के पैरेलल जैसे आप इसको करोगे तो ये जो एक्सिस है इस तरह से जो मूव करेगा ये एक्सिस रहेगा। y एक्सिस टर्निंग मशीन में मेनली होता नहीं है, और ये जो है z एक्सिस, तो ये जो मूव करेगा ये z एक्सिस रहेगा। तो इस तरह से आप एक्सिस डिफाइन टर्निंग मशीन पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीएमसी मशीन की। तो वीएमसी मशीन में जो स्पिंडल है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे तरीका वही है कि ये जो एक्सिस है इसको हम पैरेलल करेंगे z एक्सिस को स्पिंडल के। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है इस तरह से जो मूव करेगा x एक्सिस रहेगा, ये जो मूव करेगा ये y एक्सिस रहेगा, और जो अप डाउन मूव करेगा इस तरह से ये z एक्सिस रहेगा। अब तीसरी मशीन एक और रहती है हमारे पास, HMC मशीन, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। तो उस पे किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, उस पे जो स्पिंडल रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में हमको इस तरह से ही इसको पैरेलल करना है, ये इसके पैरेलल है z एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है ये x एक्सिस रहेगा, ये जो एक्सिस रहेगा ये y रहेगा, और ये जो मूव करेगी एक्सिस z एक्सिस मूव करेगी। तो इस तरह से, इस तरीके से आप किसी भी मशीन पे टर्निंग, वीएमसी, एचएमसी पे एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं कि x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस कौन सा रहेगा। तो दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो सिंबल हैं प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इसका भी एक बहुत सिंपल तरीका रहता है।
तो वो तरीका क्या है कि आपको अगर स्पिंडल की तरफ मूव कराना है टूल को या टैरेट को, तो स्पिंडल की तरफ अगर मूव करेगा तो माइनस डायरेक्शन में जाएगा वो, और स्पिंडल से दूर मूव करेगा तो प्लस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से अगर चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे स्पिंडल कंसीडर करते हैं हम, तो स्पिंडल से अप जाएगा तो प्लस, और स्पिंडल के पास में आएगा यानी कि दूर से अगर कहीं पे आ रहा है तो माइनस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। इसी तरह से अगर इससे स्पिंडल की तरफ मूव करेगा जेड डायरेक्शन में तो माइनस, और जेड इसमें अगर स्पिंडल से मूव करेगा दूर तो जेड प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और चेक करते हैं दोस्तों, अब इसमें चेक करते हैं कि x और z जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं हम, ये जो पॉइंट है इसको सेकंड, ये जो पॉइंट है थर्ड, ये कॉर्नर 4 नंबर है और ये लास्ट 5 नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास 5 कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे x के और z के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो सेंटर पॉइंट पे x और z हमेशा 0 रहता है, क्योंकि x जो है वो डाया के लिए है, x हमेशा डाया के लिए रहेगा टर्निंग के केस में, और z जो है वो लेंथ रहेगी हमेशा। तो x जो है डाया, डाया मींस कि यहाँ पे सेंटर पे कोई डाया नहीं है तो 0 डाया रहेगा, और लेंथ क्योंकि सेंटर पे ही है तो लेंथ भी 0 ही रहेगी। तो इसलिए कभी भी आप एब्सोल्यूट में अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x और z दोनों ही 0 रहने वाले हैं। अब इस पॉइंट से हम मूव करते हैं सेकंड पे, तो सेकंड पॉइंट पे जब मूव करेंगे तो अब हमको देखना है कि हमारा ट्रेवल किस डायरेक्शन में है या फिर किस एक्सिस में है। तो हमारा यहां से चेक करेंगे 1 से 2 पे अगर जाएंगे तो जो मूवमेंट है हमारा वो x में है, तो x में 0 से किस डाया पे हम पहुंचे, तो हम पहुंचे हैं 30 डाया पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x के लिए 30। लेकिन यहां से यहां तक जाने में z में कोई ट्रेवल नहीं है, इसलिए z को हम 0 रख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, मोस्टली सीएनसी टर्निंग मशीन्स के अंदर क्या रहता है कि जो पॉइंट वैल्यू है, ये पॉइंट वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट इसी के साथ में। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस में अगर पॉइंट लगाया है तो इसको मशीन रीड करेगी, अगर पॉइंट नहीं लगाते हैं तो वो माइक्रोन में उसको रीड करेगी, और माइक्रोन रीड अगर करेगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए पॉइंट इसमें लगाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 0 के साथ पॉइंट लगाने हैं क्या, तो 0 तो 0 ही है सर, उसमें तो कोई ऐसा लगाना नहीं है पॉइंट, आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने हटा दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद 2 से 3 पॉइंट पे जाना है हमको, तो 2 नंबर से 3 नंबर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेवल जो है वो जेड एक्सिस में है, एक्स में ट्रेवल नहीं है। तो एक्स में अगर ट्रेवल नहीं है और एब्सोल्यूट में आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट 30 ही रहेगा, जितना कोऑर्डिनेट यहाँ पे था वही सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और जेड में अगर चेक करेंगे तो 10 mm हम मूव कर रहे हैं इसमें, और इसमें डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है। अब 2 से 3 पे जब गए हैं तो डायरेक्शन जो है माइनस की तरफ है, इसलिए साइन भी यहाँ पे माइनस का ही रहेगा। नेक्स्ट आता है 3 से 4 पे, तो 3 से 4 पे जब जाएंगे तो x में हम मूव करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे 30 से जाना है 70 पे। तो टोटल जो है वो हमको यहीं से चेक करना है, सेंटर से। तो सेंटर से चेक करना है तो टोटल हमारा डाया जो रहेगा वो 70 हो जाएगा। और जेड में 3 से 4 पे जब जाते हैं तो 3 से 4 पे जाने में जेड में कोई चेंज नहीं है, जितना ये लेंथ थी उतनी ही यहाँ पे ये सेम लेंथ मिलेगी, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो सेम कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। 4 से 5 पे जब 4 से 5 पे जाएंगे तो यहां से यहां जाने में x में कोई चेंज नहीं है, x में हम मूव नहीं कर रहे, इसलिए सेम कोऑर्डिनेट हम 5 नंबर पे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेवल है वो अब z एक्सिस में है, तो 10 और 20 टोटल जो है ट्रेवल हमने 30 mm किया है वो इस पॉइंट से, यानी कि सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे 30 जो है कोऑर्डिनेट z का रहेगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे भी माइनस में ही है, इसलिए कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे माइनस में रहेगा। तो दोस्तों एब्सोल्यूट जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जहां पे 0 0 है फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल की, तो इंक्रीमेंटल में x और z किस तरह से आप निकाल सकते हो।
टोटल 5 पॉइंट है हमारे पास। अब सबसे पहले क्या रहेगा, कहीं से भी हम टूल को लेके आएंगे तो सेंटर पे जब लाएंगे तो वो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम एब्सोल्यूट ही कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जब आया तो सेंटर पे वो एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग ही आएगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंटल, इसको कोड जो रहता है हमारा इंक्रीमेंटल का G91, उसको एक्टिवेट करेंगे और वहां से जो ट्रेवल होगा सारा इंक्रीमेंटल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0x में और 0 ही z में रखेंगे। उसके बाद यहां से यहां जब जाएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 था, तो दूसरा कोऑर्डिनेट इस 0 0 के अकॉर्डिंग x में जो ट्रेवल किया वो डाया 30 और z में कोई हमारा ट्रेवल नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब 2 से 3 पे यहां पे इंक्रीमेंटल पहली बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थे वो अगर आप देखो तो एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग ही सेम है बिल्कुल। यहाँ पे भी 0 0 है और यहाँ पे 30 और 0 है, तो यहाँ पे भी 30 और 0 है। लेकिन इसके बाद जो चेंज होगा वो 2 से 3 पे जाने पे इंक्रीमेंटल में चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से होगा, जब 2 से 3 पे जाएंगे तो अब जो 0 0 था, जो रेफरेंस था, वो यहाँ पे मूव हो गया क्योंकि हमने कोड यूज किया G91। तो 2 से 3 पे जब गए और ये 0 0 अगर है तो कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो रहा है z का। x में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जिस कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं है वो 0 हो जाएगा। अब z में चेंज है तो z में हमारा कोड हो गया -10। इसी तरह से 3 से 4 पे जब जाएंगे तो 3 नंबर जो है वो हमारे लिए रेफरेंस हो जाएगा इंक्रीमेंटल के केस में। तो 3 से 4 पे जब जाएंगे तो यहाँ पे x में मूव कर रहे हैं। अब x में कितना मूव करेंगे, 30 तक तो हम पहले ही मूव कर चुके हैं। अब 30 से आगे 70 तक जाना है तो टोटल 40 mm आपको मूव करना पड़ेगा, तब आप 70 mm पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहां से यहां तक जाने में x में तो चेंज हो गया लेकिन z में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए z का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसी तरह से 4 से 5 पे जब जाएंगे तो रेफरेंस हमारा मूव करेगा यहां पे। अब रेफरेंस से हम चेक करेंगे तो x में कोई मूवमेंट नहीं है हमारा, तो x 0 हो जाएगा और z में हमारा मूवमेंट है 20 mm और इस रेफरेंस से हम चेक कर रहे हैं इसलिए टोटल 20 ही रहेगा, इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे एक मेन जो चीज है वो यही याद रखनी है आपको कि फिक्स जो 0 0 है वो सिर्फ एब्सोल्यूट में होगा और मूविंग रेफरेंस जो रहेगा वो इंक्रीमेंटल में होगा कि इंक्रीमेंटल में आप कितना आगे मूव कर रहे हो। तो इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट हैं जो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।